हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. मोमेंट। हाँ सर। कितने लोग हुए अभी तक? मात्र 14 हुए हैं ना? ठीक ठीक है, रुकिएगा। Good noon, sir. कौन है? हो गया ना? कौन है? अभिषेक दुबे है ना? ठीक है, अभिषेक दुबे। कितने हुए अभी? 15 लोग हुए। और कौन है? अभिषेक विश्वकर्मा। ठीक, हेमंत चंद्रा। निक्की कुमारी है। ठीक है, पूजा राठौर। Yes, sir. ऋषभ है। CSR की क्लास होगी बेटा, QTM की क्लास आज नहीं है ना? ठीक है। एस भारती राव। एस राधिका। साक्षी सिंह है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। ईशा तिवारी आई ना? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। सौम्या गुप्ता। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। श्याम कार्तिक। और कौन है? श्रद्धा साहू। और श्रेया पचौरी। ठीक है, प्राची लालवानी। प्रिसिला ना? Yes, sir. और कौन है? मुस्कान। मुस्कान एलानी। और MS सुमन भी है ना? ठीक। और अभिषेक दुबे हो गया। और कोई छूटा है क्या? Yes, sir. कोई छूटा? शिवांगी सिंह ना? ठीक। Yes, sir. Shivangi Singh. Sir, Prachi Lachwani. So, sir, your mic is off, I guess. मैं PPT जाकर शेयर किया था बेटा, ये वाला मिला आप लोगों को? इसको किसी ने Yes, sir. देखा था घर में? यहाँ तक हुआ था ना? आज थोड़ा केस स्टडी भी करेंगे ना बीच में। ठीक, आज समथिंग लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके ऊपर बात हुआ था। द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ नंबर ऑफ प्रोसेस, कस्टम्स, पॉलिसीज, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव इम्पैक्ट ऑन द वेज अ कंपनी इज कंट्रोल्ड। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, प्रोसेस, लॉ एंड पॉलिसीज। ठीक है बेटा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के लिए ज़रूरी क्यों होता है? पहला चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, बेसिकली आपकी जो कंपनी है उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, सुपरवाइजरी बोर्ड होता है।
तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको गवर्न करने के लिए, कॉर्पोरेट को गवर्न करने के लिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था व्हाट इज कॉर्पोरेट, सबको समझ में आया था? आया था सबको समझ में? अरे हाँ तो बोलो भाई। यस सर, आ गए। आ गया था, ठीक है। तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बेसिकली व्हाट इज़ द गुड कॉर्पोरेंस, व्हाट इज़ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या होता है? आप इसमें ध्यान से देखिएगा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है जिसमें होती है अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, फेयरनेस इन डीलिंग होती है। ठीक है, बेसिकली तीन बीम होते हैं या तीन इसके बेस होते हैं जिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस खड़ा होता है। मैंने क्या बोला? ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशन। तो अब जो भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे हम कोको कोला की बात करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी ऑपरेशन होता है रिलेटेड सेल्स का, रिलेटेड बोले जाए प्रोडक्शन का, रिलेटेड रॉ मटेरियल परचेसिंग का, एवरीथिंग का क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि स्टेक होल्डर कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको तो आपको सब चीज़ बताना पड़ेगा, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशन। सेकंड पॉइंट होता है अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए इस साल आपका ग्रोथ मान लीजिए हाइक कर गया, जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए 60% था, इस बार हाइक करके वो 80% हो गया। अब आपसे शेयर होल्डर पूछेगा भाई कि मेरी की प्रॉफिट इस साल कितना हुआ और मेरा कितना हिस्सा बनता है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि आपको अपने स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को हर चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं और इतना इतना प्रॉफिट है, आपको इतना मिल रहा है, हमको इतना मिल रहा है। ठीक। अच्छा, फेयरनेस इन डीलिंग, तीसरा जो पिलर बीम होता है, फेयरनेस इन डीलिंग। वॉट एवर यू डील विथ योर क्लाइंट, वॉट एवर यू डील विथ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर, यू शुड, दिस ऑल शुड बी क्लियर। ठीक है, इसको बोलते हैं फेयर इन डीलिंग। ठीक है, जैसे हम जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कॉर्पोरेट हैं अगर हम, ठीक है, जैसे अब हम जिंदल की बात करते हैं, सपोज वो रॉ मटेरियल कहीं से लेता है, ठीक, तो उसकी भी वो फेयर डीलिंग रखता है, और जहाँ पे उसको फिनिश गुड के फॉर्म में बेचता है उससे भी वो डीलिंग फेयर रखता है। ठीक है बेटा, अब देखिए तीन चीज़ों पे बात करते हैं। एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग होती है, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तीन टाइप की चीज़ें होती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग होती है एक, जो साल में एक बार होती है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, सुपरवाइजरी बोर्ड होता है। तो देखिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। ठीक, अब वो क्या करता है, शेयर होल्डर से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है जिसको बोलते हैं एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक, अच्छा देखिए, अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अगर कोई भी मिस्टेक करता है तो इसके ऊपर भी एक सुपरवाइजरी बोर्ड बैठाया जाता है। ठीक है, ये सुपरवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के भी बंदे होते हैं इसमें, कंपनी के भी बंदे होते हैं, और जो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट गवर्नेंस का एक जो कम्युनिटी होता है उससे एक बंदा होता है। ऐसे मिला के इन तीनों को कॉम्बिनेशन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो इंक्लूड द रिलेशनशिप अमंग द मेनी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्स एंड गोल्स फॉर विच द कॉर्पोरेशन इज गवर्न। ठीक है, द कंटेम्परेरी बिजनेस कॉर्पोरेशन, द मेन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर शेयर होल्डर। ठीक है, ये कोई पढ़ के बताएगा क्या मेरे को क्या क्या लिखा है इसमें? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या बेटा लास्ट टाइम नो सर। शायद? सर ये कर लिए थे डिस्कस। हाँ ऐसा याद आ रहा है मेरे को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टीटीओज, अदर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसमें मैंने शायद आपको ट्रेड क्रेडिटर्स कुछ बताया था, याद है क्या किसी को? डेप्थ होल्डर बताया था, ट्रेड क्रेडिटर बताया था, सप्लायर कस्टमर आपको पता ही बोला था। ये ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है, एनी आइडिया? मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है कौन कौन है भाई। अब दिख रहा है, कौन बताएगा? पूजा राठौर, पता है क्या बेटा ये?
ट्रेड क्रेडिटर हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स। जो बिजनेस में गुड सप्लाई करता है, बिजनेस से ही इज इट सप्लायर सच काइंड? सप्लायर अलग से मेंशन है बेटा, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स है ना। तो ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होता होगा भाई? मैं ये नहीं बोलता आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और किसी को पता है क्या? देखिए क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब समझते हैं बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? बिजनेस, ठीक है। सर मैं बोलूं? हाँ बोल, अरे बिल्कुल बेटा बोलिए। सर ट्रेड क्रेडिटर वो होते हैं जो मतलब बिजनेस के गुड्स को सप्लाई करते हैं और सर्विस भी सप्लाई करते हैं, पर वो उस समय तक का पे शायद नहीं लेते हैं, मतलब। यस 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 यस, यस सर, जस्ट। एकदम सही एकदम सही। अच्छा देखिए आपने गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये कौन है? सर आकाश सलूजा। आकाश सरूजा, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बताओ, आप आए हो, चलो आप ही बताओ। अब ना देखो इसने ठीक ठीक बोला है। वैसे ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है आकाश? जी सर, क्या क्या बताऊं? ट्रेड क्रेडिटर बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स। सर ट्रेड क्रेडिटर्स। सर सर वो मतलब इट्स लाइक दैट पर्सन जिससे हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं। जैसे हम Am I क्रेडिट का सामान लेते हैं तो वो सप्लायर नहीं होगा हमारा फिर? सर इट कैन बी अ सप्लायर लाइक हमारा जैसे होलसेल का काम है, तो हमको जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो हम मंगवाते हैं, देन वी कॉल एज की 1 मंथ बाद अपन उसकी पेमेंट करेंगे। यस यस यस, अ, यही वो चीज बोला हेड था ऑफ अभी इसने। हाँ सही सही सही। अच्छा बेटा एक एग्जांपल मैं और देता हूँ इसका, ठीक है, अभी म्यूट कर लो अपना। जैसे देखिए गांव में जब मिसाई का समय आता है, मिसाई जानते हो ना, जब धान को अपन मिसाई करते हैं, मतलब यस उससे सर। धान निकलता है ना। तो उस समय क्या होता है, हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं। 4 महीने या 6 महीने बाद जब मंडी में जब बिक जाता है ना अपना अनाज, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर का ट्रेड क्रेडिटर है। क्लियर, समझ में आया ना बेटा? यस बताओ। सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। यस सर। अब क्या आता है? इंटरनल स्टेक होल्डर आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तो क्लियर होगा है ना? एग्जीक्यूटिव एंड द अदर एम्प्लॉयज, ठीक है बेटा, क्लियर। दो टाइप का होता है ना, इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या बोलता है कि राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। राइट्स मतलब होता है अधिकार, ठीक है। इक्विटेबल को मैं डिफाइन करता हूं, जैसे इक्विटेबल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। लाइक द organization should respect the rights of shareholders and help the shareholders to exercise those rights। देखिए जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो शेयर होल्डर की राइट्स को याद रखता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है। कहने का मतलब उसको बताना नहीं पड़ता बार बार, है ना। इवन दे कैन हेल्प शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर राइट्स बाय ओपनली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड बाय इंकरेजिंग शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। और जब भी कोई जनरल मीटिंग होती है तो जरूर उनको याद किया जाता है, राइट। तो दिस इज द राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। अब जैसे देखिए शेयर होल्डर क्या होता है? जो बिजनेस में पैसे लगाता है, पैसे लगाता है लेकिन जस्ट शेयर खरीदता है, ठीक है। स्टेक होल्डर क्या होता है? जो प्रॉपर जिसका इन्वेस्टमेंट होता है। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है भाई, थैंक यू। और तो अब देखो बेटा, अब शेयर होल्डर को क्यों बुलाओगे भाई? शेयर होल्डर ने केवल आपके पैसे अपने पैसे लगाए थे आपके बिजनेस में, तो उसको आप मीटिंग में नहीं भी बुलाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बट नहीं, जो जितनी इज्जत आप स्टेक होल्डर को दे रहे हो उतनी इज्जत आप शेयर होल्डर को दोगे। हाँ भाई, राइट्स आपको शेयर होल्डर को उतने नहीं देने हैं, ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स है ना। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज दैट दे हैव लीगल, कॉन्ट्रेक्चुअल, सोशल एंड मार्केट ड्रिवन ऑब्लिगेशन टू नॉन शेयर होल्डर स्टेक होल्डर, ठीक है। जैसे देखिए क्या बोलता है,
Organization should recognize that they have the legal, contractual, social and the market driven obligation to non shareholder. देखिए स्टेक होल्डर्स के लिए हम प्रायोरिटी थोड़ी डिफरेंट रख सकते हैं या डिफरेंट रखते हैं, जैसे कि लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल ना, जैसे उनसे उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके साथ हम लीगल डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, ठीक है। और जो भी ऑब्लिगेशन होता है जो हम शेयर होल्डर से नहीं करते हैं, ठीक है, वो हम उसे शेयर करते हैं। जैसे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉय हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है, सप्लायर, लोकल कम्युनिटीज, कस्टमर एंड द पॉलिसी मेकर हो सकता है। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर, ठीक है। ओके, ये क्लियर है क्या बेटा? यस सर। अब थर्ड पॉइंट जो है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। भाई बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। द बोर्ड नीड्स sufficient relevant skill and understanding to review and challenges management performance, ठीक है भाई। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्सनालिटी को एक्सेप्ट, चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करे और परफॉर्म करे, ठीक है। वो अपना, जैसे कि अब मैं मान लीजिए सत्यम की बात करता हूँ। सत्यम जानते हैं सब? सत्यम जानते हैं सब? सत्यम कौन सी कंपनी सर थी? सत्यम कौन सी कंपनी थी बेटा सत्यम? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सत्यम जो है बहुत बोले जाए 2008 में एक कंपनी थी, अच्छी बड़ी कंपनी थी वो, ठीक है, सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। एक उसने क्या किया था, उसके जो बोले सीईओ जो थे, सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव जो बोलते हैं, सीईओ जो है ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक माइटस नाम की कंपनी बनाई थी, ठीक है। और माइटस नाम की कंपनी बनाई थी जिसमें सत्यम का शेयर था, मतलब सत्यम ने उस कंपनी में अपना काफ़ी शेयर, काफ़ी पैसे लगा के रखा था, ठीक है। उसके पास बैलेंस नहीं होता था। फिर जब शेयर ट्रेडिंग में जब इनका जो लीगल चेक होता है, जब इनका जो इनकम टैक्स के समय जो इनका सारा डॉक्यूमेंट जो हम वेरी करते हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, तो इनके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं हुआ करते थे। सारे सब सारे बोले जाए ना, सारे पेपर पे थे, अकाउंट पे पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर सत्यम क्या हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। सत्यम को एक्वायर किया गया, इसके द्वारा, टेक महिंद्रा के द्वारा, ठीक। मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब था, सत्यम उस समय ईआरपी, ईआरपी समझते हैं, एसएपी है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की प्रोफेशनल का नंबर 1 कंपनी था। मतलब उसके पास कम से कम 50 से 60% एम्प्लॉय केवल ईआरपी बेस्ड थे, मतलब वो ईआरपी स्किल्ड पीपल थे, उनको एसएपी आता था, ठीक है, उनको सीआरएम आता था, ठीक है, लाइक दैट। एसएपी का जितना भी जो है सिविल आता था, लाइक दैट, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड क्या होता है कि अपने कंपनी में स्किल्ड लोगों को लाना, इसके लिए वो अच्छे एचआर रखते हैं, ठीक है, सजेशन लेते हैं, एम्प्लॉय का सजेशन लेते हैं, लाइक दैट। कहानी अच्छी लगी क्या? ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है, इंटीग्रिटी शुड बी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट चूजिंग कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड बोर्ड मेंबर। इंटीग्रिटी मतलब होती है लोगों को बांध के रखना, ठीक है, और लोगों से एथिकल बिहेवियर करना, मीन्स एथिक्स बोलते हैं ना, कि किसी के साथ गलत ना हो, लाइक दैट, है ना, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर their directors and executives that promote ethical and responsible decision making, that is called the integrity ethical behavior। so last point है disclosure and transparency, ठीक है। अभी डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी सबको क्लियर होगा, ठीक है। डिस्क्लोजर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्लेरिफाई एंड मेक द पब्लिकली नोन द रोल and responsibility of board and management to provide the stakeholder with a level of accountability। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पब्लिकली नोन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर विद अ लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब होता है चीज़ों को शेयर करना या चीज़ों को बताना। जैसे देखिए स्टेक होल्डर को ये बताना जरूरी है कि बोर्ड ऑफ मेंबर में कौन कौन लोग हैं, ठीक है। शेयर होल्डर को वो भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। वो पॉलिसी जो बनाते हैं वो स्टेक होल्डर के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये बात हम शेयर होल्डर से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक। और कुछ पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर कंसर्निंग like the organization should be timely and balanced
to ensure that all investors have the access to clear and फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। डेटा सबके पास होना चाहिए बेटा, फैक्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हर चीज शेयर होल्डर को नहीं पता होना चाहिए, स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए, राइट। अब पढ़ते हैं हम स्टेक होल्डर मैपिंग, ठीक है। इसको कौन पढ़ेगा भाई, ये बताओ अब। एनीबडी? ऋषभ शर्मा लेफ्ट हो गया ना। एनीबडी? सब सो रहे हैं आज ना। नो सर। पक्का? यस। दिख रहा है सबको बेटा? यस सर। Yes, स्टेक sir. होल्डर डेफिनेशन, हाँ भाई, कौन पढ़ेगा इसको? आज बोर लग रहा है क्या? बोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई मेरे को, है ना। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है बेटा। केस स्टडी कराएंगे, बस ये हो जाए, है ना, डोंट वरी। चलो इसको कौन पढ़ेगा, इसको कौन पढ़ते हैं? मिक्की कुमारी पढ़ेगी इसको। चलो पढ़ेंगे क्या बेटा? यस सर। पढ़िए स्टेक होल्डर डेफिनेशन। Any group or individual that can affect or is affected by the performance of the organizational freedom 1987 फ्रीमैन, हाँ फ्रीमैन, हाँ ठीक है। freeman individual or groups who depend on the organization to fulfill their own goals and on whom in turn the organization depend ठीक है, Johnson डिपेंड्स, and जॉनसन एंड स्कोलस Snell and 1999। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ। पहला लाइन क्या बोलता है? एनी ग्रुप और इंडिविजुअल दैट कैन अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टेक होल्डर इज द ग्रुप ऑफ पीपल ना भाई, ठीक है, जिसका इन्वेस्टमेंट रहता है, राइट। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इनको इफेक्ट करता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं रिलायंस में पैसे लगाए रहता जब वो बढ़ रहा था, तो मैं उसका एक स्टेक होल्डर होता। मैं जो पैसे लगाता उसको मुझे रिटर्न तो आते ही, ठीक है। अगर वो कंपनी डूब भी जाती तो मुझे लॉस भी बियर करना पड़ता। तो वही बोल रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अफेक्ट द ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इंडिविजुअल्स आर द ग्रुप हु डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर ओन गोल। भाई सिंपल सी बात है, कंपनी का गोल है प्रॉफिट, आपका भी गोल क्या है? रिटर्न्स। ये दोनों गोल फुलफिल होता है, ठीक है बेटा। थर्ड नंबर का पॉइंट पढ़िएगा। the firm is a system of stakeholder operating within the larger system of the host society that provides the necessary legal and market in सर ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लर दिख रहा है? यस सर, मेरे में थोड़ा थोड़ा ब्लर लग रहा है। एक मिनट बेटा, बाकी से पूछें, बाकी भी क्लियर दिख रहा है भाई? Yes, sir. यस सर। कोई बात नहीं, नेट स्पीड का इशू है, कोई बात नहीं बेटा। ये बोलता है, द फर्म इज अ सिस्टम ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑपरेटिंग विद इन द लार्जर ऑफ द होस्ट सोसाइटी दैट प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फर्म्स एक्टिविटी, ठीक है। देखिए अभी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसको क्या बोलता है? द फर्म इज अ सिस्टम ऑफ स्टेक होल्डर ऑपरेटिंग, ठीक है, एंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द होस्ट सोसाइटी। अब ये होस्ट सोसाइटी क्या होती है भाई? दैट प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फर्म एक्टिविटी। देखिए ये होस्ट सोसाइटी क्या होती होगी? व्हाट इज द होस्ट सोसाइटी? जैसे देखिए जिंदल कहाँ पे है? रायगढ़ में स्टेब्लिश है। वो रायगढ़ की किसी जगह पे है, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा ना। वो क्या कहलाती है? होस्ट सोसाइटी। उसने क्या प्रोवाइड किया है? नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट, कि आप यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फर्म एक्टिविटीज। अब मार्केट में भी उसका एक जगह रहेगा, वहाँ भी उसको एक अपना पोजीशन दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, कंपनीज स्टेक होल्डर्स कैन बी ग्रुप फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। फोर कैटेगरी है भाई, इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर मैपिंग। पहला क्या है? ऑथराइजर्स। दूसरा क्या है? बिजनेस पार्टनर्स। तीसरा क्या है? कस्टमर ग्रुप। एंड चौथा क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। व्हाट इज द ऑथराइजर? हु कैन बी द ऑथराइजर? कौन कौन हो सकता है? ग्रुप इंक्लूड द गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सब क्या है बेटा? इसके ऑथराइज पर्सन है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। दीज आर द स्टेक होल्डर हु हैव द अथॉरिटी ओवर द कंपनी एंड ऑथराइज इट्स डिसीजन। क्या है? दीज आर द स्टेक होल्डर हु हैव अथॉरिटी ओवर द कंपनी एंड ऑथराइज इट्स डिसीजन। आपका स्टेक होल्डर भी आपकी डिसीजन का हिस्सा होता है, तो दिस इज द ऑथराइजर।
क्या पढ़े थे इससे पहले? कंपनी स्टेक होल्डर कैन बी ग्रुप, ठीक है। पहला ग्रुप क्या हो गया? ऑथराइजर हो गया, राइट। दूसरा क्या होता है? बिजनेस पार्टनर, या फिर बिजनेस पार्टनर क्या होता होगा? बहुत सिंपल चीज पूछा मैं। मुस्कान एलानी, पता है क्या? आप कौन बोल रहे बेटा? आकाश है क्या? सर आई वाज सेइंग, हाँ मैं बोल रहा था कि सर बिजनेस पार्टनर वो होता है जो like it can be employee or it can be CEO of the company or anyone who who invest in business sir। अब वो इन्वेस्ट अब मनी भी कर सकता है, वो चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट एज इन किसी प्रॉपर्टी को लाके भी कर सकता है और एनीथिंग अच्छा, ठीक ठीक ठीक। फॉर अच्छा द बेटा कॉमन जैसे, ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ, जैसे इसमें एक वर्ड आया है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय भी अगर अपनी कंपनी में पैसा लगाएगा तो पार्टनर बन जाएगा फिर, है ना आकाश? Yes, sir. यस सर। जैसे बेटा मैं एम्प्लॉय हूँ, सपोज मैंने अपने कॉलेज में कुछ पैसे लगाए, मान लीजिए इन्होंने एक नया कोर्स डाला, तो मैं भी यहाँ का बिजनेस पार्टनर बन ओके। सकता हूँ ना? सही है ना? यस सर, यस सर, वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। आई आई ऐसा थॉट ऐसा सो, होता है, आई ऐसा थॉट सो। नहीं 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 नहीं, सही बोले, ऐसा होता है बेटा। देखो जैसे मैं परसिस्टेंट में था ना, तो उसमें परसिस्टेंट पुणे की कंपनी ना, उसमें क्या था, एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, कॉन्सेरो, जो ईआरपी के ऊपर बेस्ड था। तो जो उनके एम्प्लॉय थे, तो उनको बोला जा रहा था कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी है या 2 लाख रुपए भी है तो आप इस पे जरूर डालो, क्योंकि क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में काम हो रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग पता है बेटा सबको? क्लाउड कंप्यूटिंग एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट पे वर्क होता है, बस इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। सर तो ERP इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और समथिंग एल्स? बेटा ईआरपी जो होता है वो सब चीज़ रखता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मीन्स ईआरपी कैन हैंडल योर एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पीपीसी जिसको बोलते ओके, हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, एवरीथिंग ना, एवरीथिंग, ओके, इवन ओके, मार्केटिंग ओके। पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट पे आप पैसे लगाइए, आप एज अ स्टेक होल्डर रहेंगे। तो मैं वहाँ एम्प्लॉय भी था, मैं वहाँ पे स्टेक होल्डर भी हो जाता, मुझे सैलरी भी मिलती, और जो भी कंपनी अर्न करता, जो भी वो प्रोजेक्ट अर्न करता, उसका हिस्सा भी मिलता। का प्रॉफिट शेयर। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट शेयर, शाबाश बेटा, ठीक है। अब थर्ड नंबर का थैंक पॉइंट आता है कस्टमर ग्रुप, है ना? कस्टमर ग्रुप कौन बताएगा? बहुत सिंपल लिखा है, ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स फॉल विद इन द स्टेक होल्डर ग्रुप एंड, है ना। देखिए जैसे कस्टमर ग्रुप सिंपल सा है, ये कस्टमर, जैसे कि मैं किसी चीज़ का कस्टमर हूँ, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ कस्टमर फॉल विद इन दिस स्टेक होल्डर ग्रुप, ठीक है। फोर्थ नंबर आता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब कोई बाहर की चीज़ हमको इन्फ्लुएंस करती है। कम्युनिटी मेंबर, मीडिया एंड इश्यूज एडवोकेट आल्सो इन्फ्लुएंसेस कंपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, अभी जब कोविड-19 पैंडेमिक था, तो जिन्होंने एसआईपी में पैसे लगाए, उनके, जैसे मान लीजिए उन्होंने अगर 1,000 भी लगाया, तो 1,000 तो छोड़ दीजिए, उससे भी कट के पैसे लोगों को वापस होने चालू हो रहे थे। जिन्होंने पैसे रखे उनका पैसा आज बढ़ गया है, जिन्होंने अपने पैसे निकाल लिए वो लॉस में चले जा रहे थे, लॉस। है ना, लॉस में चले जा रहे थे। तो इसके लिए इन्फ्लुएंस कौन करता था? मीडिया। आज भी आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ोगे, आपको पहला खबर पता चलेगा कोविड-19 से इतने लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि हम पैसे बैंक में रख के क्या करेंगे भैया, अभी जी खा लेते हैं इसमें, है ना। तो क्या होता है, दीज आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कम्युनिटी मेंबर्स। जैसे गॉसिप करते हैं, सपोज मैं अपने एम्प्लॉय से गॉसिप कर रहा हूँ, यार छोड़ो यहाँ से पैसे निकालते हैं, क्या मतलब, मीडिया है, लाइक ना, एडवोकेट, है ना, आल्सो इन्फ्लुएंस द कंपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर है बेटा? बट सर आई गेस, यस सर। सर आई वाज सेइंग कि मतलब ये शायद बिजनेसमैन के लिए एक राइट टाइम था सर इन्वेस्ट करने का। हाँ एकदम सही टाइम था, एकदम सही टाइम था। जिसने भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, वो प्रोग्रेस करेगा और कर रहा है। एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, प्रोग्रेस जिसने भी। कर रहा है सर, यस सर। यस यस। देखिए जो फाइटर होते हैं ना बेटा, वो कभी हारते नहीं, एक चीज याद रखिएगा। अगर आपने सोच लिया है कि आप एक फाइटर हो, आप एक योद्धा हो, तो आप कभी नहीं हारेंगे किसी भी कंडीशन में। तो जैसे जिनकी जॉब चली गई या जिनके बिजनेस डूब गए, उन्होंने कुछ नया चालू किया, आज वो चल रहा है, धीरे से सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। तो क्या होता है, ये बड़े, ये यस सर। बड़े मतलब ये जो फोर ग्रुप्स है ना, ये बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको स्टेक होल्डर मैपिंग बोलते हैं अपन, ठीक है बेटा। चलो
अब बढ़ते हैं स्टेक होल्डर मॉडल। भाई देखिए, ये मॉडल देखिएगा एग्जाम में पूछेगा भाई, डायग्राम आपको याद होना चाहिए, या तो आप इसको कहीं पे लिख के रखना या याद करके रखना, जो भी आप जैसा भी फॉलो करेंगे। अब देखिए, 4 ग्रुप में हम डिस्कस किए अभी, है ना। पहला क्या था? ऑथराइजर्स। ऑथराइजर्स में दिख रहा होगा ऑथराइजर, ये रहा ऑथराइजर। गवर्नमेंट है पहली तो भाई, है ना। गवर्नमेंट मतलब जो सरकार है हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, स्टेट गवर्नमेंट बोल दो, रेगुलेटरी एजेंसीज, ठीक। अब ये रेगुलेटरी एजेंसीज क्या होती होगी? जैसे मैं अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करूं तो उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एफआईआई था, एफडीआई था, ठीक बेटा। ये रेगुलेटरी एजेंसीज जो होती हैं, जो कंट्रोल करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, रूल्स प्रोटोकॉल को फॉलो करवाती हैं, ठीक है। देखिए, आज भी जैसे किसी का कोई चेक बाउंस होता है तो आरबीआई को पता रहता है और आरबीआई उसके फाइन चार्जेस जरूर लेता है। तो ये क्या है, गवर्न कर रही ना, उसको कंट्रोल कर रही, नहीं तो फिर क्या है। रिलेशनशिप पे बैंक पहले भी चलता था ब्याज बट्टे पे, सारा आज की डेट में नेशनलाइज है, तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज। शेयर होल्डर हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है, वो भी एक ऑथराइजर है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो भी एक ऑथराइजर्स है। डायरेक्टर मतलब जैसे कि एक कंपनी है, उसमें एचआर डायरेक्टर होगा, ठीक है, उसमें फाइनेंस का डायरेक्टर होगा, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर होगा, प्रोडक्शन का डायरेक्टर होगा, तो वो पूरा एक ग्रुप कहलाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो, ठीक, राइट। दीज आर द ऑथराइजर। ये सबको समझ में आया क्या? नो रिस्पॉन्स। सबको आया समझ में? विजय की- सर यस सर। रेगुलर हाँ, क्या बेटा बोलो? एजेंसीज को, सर रेगुलेटरी, रेगुलेटरी एजेंसीज को एक बार और एक बार एक्सप्लेन फिर बोलें। करेंगे? जैसे देखिएगा बेटा, जी सर। सपोज मेरा मूड खराब हो जाता है, अब मैं डिसाइड करता हूँ नहीं बॉस मेरे को बिजनेस करना है, ठीक। मैंने सोचा कि चलो यार बैंक का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फंड लगाते हैं, बैंकिंग का काम चालू करते हैं। जैसे एक डीसीबी बैंक खुला था हमारे यहाँ रास्ते में, कॉलेज में आओगे सर तो बैंक खोलने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ जो अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये अमाउंट आपको आरबीआई में जमा करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो टाइप की चीजें होती हैं। फिर वो क्या जी करता सर। है, उतना अमाउंट जमा करने के बाद उतना फंड हमको वो रिलीज करता है, उस फंड को अपने को ब्याज में मार्केट में चलाना पड़ता है। अब फिर क्या होता है, जैसे कुछ केसेस आते हैं, जैसे हमने कस्टमर को चीट किया, या हमने जो एक्चुअल जो इंटरेस्ट डिसाइड किया था उस रेट पे कस्टमर को नहीं दिया या उससे ज़्यादा दे दिया, तो कस्टमर क्या करता है, आरबीआई को रिपोर्ट करता है। तो ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं। जैसे फाइनेंस रिलेटेड मैंने बताया था, अगर फॉरेन से कोई कंपनी इंडिया में आ रही है तो उसके लिए एफआईआई बात हुआ था, है ना, एफडीआई जी बात सर। हुआ था, ठीक है बेटा। ये सब एजेंसीज हैं जो कंट्रोल करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ओके सर। ठीक है। जी सर। एक आध और एग्जांपल चाहिए? और एग्जांपल बताऊं? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा बात करते हैं सर, यस समझ सर, में दे नहीं दीजिए। आता। दे दीजिए। दे सर दे दीजिए। दीजिए। देखो बेटा, ओके। जैसे लघु उद्योग सुना है आपने? लघु उद्योग, यस सर। लघु उद्योग क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियों के लिए लोन अप्रूवल होता है, ठीक है ना। अब देखो, वन डे व्हाट आई थॉट दैट, मैं चाहता हूँ मेरे जो 60 बच्चे हैं, जो मेरे 50 बच्चे हैं, उसमें से सभी बिजनेस करें, ये मेरी मतलब इच्छा है सर। भाई। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे आता है मैं आपसे जरूर शेयर करूँ। तो लघु उद्योग क्या होता है बेटा, जैसे आपने बोला कि मुझे गुड़ाखू, जानते हो गुड़ाखू? यस सर। जानते हो ना भाई, ऐसा तो कोई छत्तीसगढ़ का नहीं हो जो नहीं जानता होगा। गुड़ाखू के डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री बनानी, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक सोसाइटी बनाऊंगा बेटा, ठीक है। सोसाइटी बनाने के बाद उसका जो जो भी जो अमाउंट लगना है उसका एक कैश फ्लो बनाऊंगा कि मैं 5 साल में आपको इतना कमा के गवर्नमेंट को दूंगा। इस कैश फ्लो को मैं लघु उद्योग के पास ले जाऊंगा, ठीक है। लघु उद्योग क्या करेगा, इसमें मुझे फंड रिलीज करेगा किसी बैंक के थ्रू। तो इस समय लघु उद्योग क्या हुआ, रेगुलेटरी एजेंसीज हुआ। समझ में आया? ठीक है, सर। यस यस सर। सर। चलो, थैंक यू बेटा। अब आते हैं बिजनेस पार्टनर्स पे। देखिएगा, देखिए सेंटर पे कंपनी है ना, बिजनेस पार्टनर्स पे आइएगा। बिजनेस पार्टनर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अभी आकाश से बात हुई, मेरी एम्प्लॉयज हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। सप्लायर्स हो सकता है, ठीक है भाई। अब सप्लायर्स कैसे हो सकता है बिजनेस पार्टनर, मेरे को बताओ आप, एनी एग्जाम्पल? चलिए मैं शेयर करता हूँ। सर हाँ सर बोलो बेटा, क्योंकि बोलो बोलो। सप्लायर्स नहीं होंगे
सप्लायर्स नहीं होंगे तो बिजनेस ही नहीं हो पाएगा ना, कंपनी ठीक है। रहेगी कैसे? नहीं नहीं, सप्लायर नहीं हो तो, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर कैसे होगा ये बताओ मेरे को। एकदम सही बात है, जब तक सप्लायर नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, आप सामान कैसे बनाओगे। ठीक है बेटा, अब ये बताओ मेरा बिजनेस पार्टनर कैसे हुआ वो। भाई मेरे पास तो बहुत कुछ सप्लायर है ना। एनीबडी हैविंग आइडिया, एनीथिंग, एनी लॉजिक, कुछ सर भी क्वेश्चन। सप्लायर भी बिजनेस का काम कर रहा है, तो यस, सप्लायर मतलब भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, हाँ। तो पार्ट ऑफ बिजनेस तो। अच्छा, रूपाली बोल रही, हाँ पार्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है थोड़ा। एकदम सही बेटा, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कोई बताइए। और बताइए। चलो मैं बताता हूँ बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। मारुति सुजुकी जब सब जानते होगे भाई, है ना। बोलते हैं भारत की गाड़ी है ना। मतलब हमारा मतलब बोले जाए फैमिली, बोले जाए फैमिली मेंबर है लोग, मतलब इतना ज़्यादा उसको मानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मारुति सुजुकी प्योर जापानीज कंपनी है। आप जितना भी पैसा देते हो उसका मुश्किल से 18% अमाउंट जो है वो भारत सरकार को जाता है, जिसका नाम मारुति है। और सुजुकी जो है 82% जो शेयर है वो अपने जापान में ले जाके जमा कर देती है। समझे, जो भी इनके बीच में टर्म्स होगा या भी जो जो भी ट्रेडिंग बोले जाए, जो भी साइन सिग्नेचर हुआ होगा। तो मैं सुजुकी की बात करता हूँ। सुजुकी के करीब करीब 18 से 20 वेंडर हैं जो उसको पार्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है, जब सुजुकी इंडिया आई थी, सुजुकी इंडिया आई थी 1981 पे। ठीक है, जब या उससे पहले समथिंग हो सकता है, एक आध दो साल। तो जब क्या हुआ था, राजीव गांधी ने ये सोचा कि हमारे इंडिया में मतलब कार सबके पास होना चाहिए, एक एक मिडिल क्लास के पास भी कार होना चाहिए, एक मिडिल क्लास भी कार में बैठ सकता है। क्योंकि पहले कार दो ही चलती थी, पद्मिनी और फिएट, बस दो ही कंपनी थी। भारत एक ओपन मार्केट था। तब सुजुकी ने क्या किया, अपने 18 वेंडर, कोई लॉक्स बनाता था, ठीक है, कोई उसके बोले जाए स्टीयरिंग बनाता रहा होगा, कोई उसके ग्लास विंडोज बनाता रहा होगा, ठीक है, कोई नट बोल्ट बनाता रहा होगा। ऐसे वो 18 पार्टनर्स लेके इंडिया पे आया। तब उसका शेयर था 10% और मारुति का शेयर था 90%। फिर सुजुकी ने ऐसा चक्कर घुमाया भैया, ऐसा चक्कर घुमाया, बोले 5S फॉलो किया। जो 5S होता है कभी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ऐसा ऐसा घुमाया कि बोले आज की डेट में मारुति रह गया 18% और ये हो गया 82%। ठीक है, तो इसके जितने सप्लायर थे बेटा, इसको कम रेट में, मार्केट में कम रेट में, देखिए मिंडा, मिंडा जानते हैं, मिंडा एक कंपनी जिसका लॉक लगता है मैक्सिमम 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में। तो मिंडा भी सुजुकी का पार्टनर है, जो कि कम रेट में सुजुकी को लॉक बना के देता है। इसीलिए मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ थोड़ी सी सस्ती होती हैं दूसरे कंपनी के बजाय। और हम इंडियन लोग सस्ता माल पहले खरीदते हैं और टिकाऊ माल। क्लियर। सुजुकी ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना के मार्केट में निकाला है, जो कि जिस बंदे को कार का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पहला फॉलो करता है कि मैं सुजुकी की कार उठा लूँ। राइट। तो ये क्या है, सप्लायर एज अ बिजनेस पार्टनर। ये किसको समझ में नहीं आया? आया सबको समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। सर कहानी बहुत सुना रहे हो आज, है ना। ठीक। अब आता है ट्रेड एसोसिएशन बेटा, है ना। ट्रेडिंग मतलब होता है बिजनेस, एसोसिएशन मतलब होता है उसके ग्रुप्स, जो कि आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेड एसोसिएशन में जैसे मिंडा एक लॉकिंग सिस्टम है, वो सप्लायर भी है, वो एसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है। और आता है सर्विस प्रोवाइडर। अभी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है भाई? सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जैसे आप हाँ जी, ओके, आप भी बोलिए। बोलो ना बेटा, क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर? सर बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया तो उस प्रोडक्ट के बिहाफ में वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। जैसे कि हमने मारुति सुजुकी की कार ली, तो सर उसके भी आप में कुछ सर्विसेज हम लोग को फ्री मिलती है एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग कराते भी हैं। तो जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस गाड़ी की रिपेयरिंग में और एनीथिंग, ऑयल चेंजिंग समथिंग, तो सर वो रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर में जाएगा। मतलब सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस को हम एक अलग सेगमेंट मान के ही उसको अपना बिजनेस मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। हाँ ठीक है। और जैसे आप जैसे मान लीजिए, इन्होंने जैसे कार की बात करी है ना आकाश ने, जैसे आप मान लीजिए
कंप्यूटर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो उसका भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है बेटा। वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसका भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, क्योंकि बिना सर्विस के कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चलता है। सपोज आपने रॉयल इनफील्ड ली है, बुलेट ली है, उसका भी आपको सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए, तब तो आप उसको चला पाओगे ना, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड नंबर का पॉइंट आता है कस्टमर ग्रुप्स, ठीक है। कस्टमर ग्रुप्स में क्या क्या है देखिएगा। कस्टमर ग्रुप में है गवर्नमेंट, पब्लिक ऑब्लिक गवर्नमेंट, एजुकेशनल, बिजनेस और कंज्यूमर्स। इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, गवर्नमेंट और पब्लिक तो ठीक है भाई, है ना। बिजनेस भी आपका कस्टमर ग्रुप हो सकता है, ठीक है। बिजनेस आपका कस्टमर ग्रुप कैसे हो सकता है? देखिए, बिजनेस आपका कस्टमर ग्रुप कैसे हो सकता है, जैसे कि टाटा स्टील स्टील बनाता है, जिसको टाटा मोटर्स परचेस करता है, ठीक है, राइट। जैसे जिंदल स्टील स्टील बनाता है, जिसको जिसको इंडियन रेलवे भी परचेस करती है, और महिंद्रा की गाड़ियां, महिंद्रा जो है ना, महिंद्रा महिंद्रा मोटर, वो भी परचेस करते हैं। तो बिजनेस से बिजनेस का रिलेशन होता है, ये कस्टमर ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब एजुकेशनल से कस्टमर ग्रुप का क्या रिलेशन हो सकता है? जैसे देखिएगा, स्मार्ट क्लासेस लाया था टाटा ने पहले, टीसीएस का स्मार्ट क्लासेस होता था, मतलब समथिंग, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, वो जैसे मान लीजिए टीसीएस की बात करें, जैसे टीसीएस आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे टीसीएस आयोन आपने सुना होगा, तो ये क्या होता है, ये एजुकेशनल पार्टनर है आपके, ठीक है, कस्टमर ग्रुप है आपके, ठीक है, एजुकेशनल। ये क्लियर है क्या सबको बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर रिपीट करेंगे? नहीं समझ में आया? ठीक है। नो अब थोड़ा तेज हो जा रहा है, क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताएंगे? सर एजुकेशन। एजुकेशनल में देखिएगा, जैसे देखिएगा कैसे बताएं, जैसे एजुकेशनल में आके देखिएगा, हाँ मैं बताता हूँ बेटा, जैसे देखिएगा, टीसीएस का नाम सुना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सुना है बेटा? टीसीएस जो है आज के डेट पे, ठीक है, आज के डेट पे, आज से 4 साल पहले भी सारी जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रेलवेज के हो गए, या फिर और जितने भी सारे एग्ज़ाम होते होंगे, है ना, या फिर बैंकिंग के हो गए, या जैसे हम टीचर्स के लिए नेट का एग्ज़ाम होता है, या गेट का एग्ज़ाम होता है, कैट का एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम वो ऑनलाइन कंडक्ट कराने का टेंडर ले चुके हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो एजुकेशनल जो है वो कस्टमर ग्रुप में जुड़ेंगे कि नहीं कंपनी के, बताओ, ठीक है। एजुकेशनल मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, आपके जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, ओके, है ना। वो मान लीजिए टीसीएस कंपनी है, अगर कंपनी की जगह मैं टीसीएस लिखता हूँ, तो एजुकेशनल क्या होगा, वो सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैंने नाम लिया नेट का, कैट का, सेट का, है ना, तो ये सब जो एग्ज़ाम है, उनका ऑनलाइन कंडक्ट कौन करा रहा है? टीसीएस करा रहा है। तो टीसीएस का कस्टमर ग्रुप क्या होगा? एजुकेशनल होगा। समझे क्या बेटा? है ना। यस सर। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे स्मार्ट क्लासेस की बात करता हूँ, मान लीजिए कोई एक एक्स वाई एज कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सेल करती है। जो स्मार्ट क्लासेस समझते हैं कि बोर्ड में बड़ा बड़ा फोटो दिखता है, भाई बड़े बड़े जानवर का दिखता है, पक्षियों का फोटो दिखता है ना, यस सर। काऊ का ऐसा Yes. सिस्टम So, दिखता है। तो ये सब स्कूलों में जो सेल होता है, वो if we एजुकेशनल take सिस्टम है, क्लियर है? example, हाँ बताइए, क्लियर बेटा? this company, हाँ बोलो बोलो बोलो, आकाश बोलो। so I was saying कि बायजूस हाँ कंपनी भी बायजूस, वही करती बायजूस है, मतलब लाइक एजुकेशन सेटअप का। एकदम सही, बायजूस भी करती है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है बायजूस का? बायजूस, शाहरुख खान। कौन बोला भाई? हाँ ठीक 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 बेटा। अब आते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। इसके ऊपर बहुत लंबा बात हो चुका है हमारा, कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। अब कम्युनिटी में जाएंगे तो बेटा अभी ग्रुप में बलवा हो जाएगा ना, ठीक है। बिजनेस में बेसिकली, अपर बिजनेस में कम्युनिटी की बात करें तो पंजाबी हो गए, सिंधी हो गए, मारवाड़ी हो गए, इनका पकड़ ज़्यादा है बेटा। अगर कोई भी मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, सपोज मैं खिलौने बेचने वाली एक छोटी सी दुकान खोलता हूँ, तो जहाँ से मैं होल सेल लूँगा वो बंदा भी पंजाबी रहेगा, मे बी, है ना, वो जहाँ से ले रहा है वो भी पंजाबी रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जस्ट एक एग्जाम्पल था। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किससे होता है? कम्युनिटी से थ्रू होता है। मीडिया में बता चुका हूँ बेटा, इशूज, एडवोकेट्स, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है क्या? इसमें से कुछ और डिस्कस करना है अपने को? एनीथिंग?
सर वो लास्ट पॉइंट इश्यूज एडवोकेट्स। इश्यूज एडवोकेट्स, अब इसको कैसे बताएं? जैसे देखो बेटा, जैसे देखिए अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में लोगों को लॉ बहुत पता होता है। लॉ समझते हैं, मतलब जैसे आपका भी बिजनेस लॉ आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो यस जैसे सर। कोई कोई बंदा आपको आके बोलता है यार मैं तेरे को इतने पैसे दिलवा सकता हूँ अगर तू ऐसा कर देगा, होता ही नहीं ऐसा। जैसे आप मान लीजिए एक मोबाइल लिए, आप क्लेम कर दोगे, ऐसा कोई आपको सजेस्ट किया, किसी ने गाइड किया, उसको बोलते एडवोकेशन, मतलब होती है सलाह। ठीक है, जो सलाह टाइप की, जो सलाही जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ये सब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आता है। यस सर। ठीक है, ठीक है आकाश। ओके। और किसी को कोई डाउट है बेटा? एनीबडी? ओके। ओके ओके, चलिए ठीक है बेटा। और किसी को डाउट नहीं है? शिवांगी सिंह, शिवानी कर्डा, सब सो रहे हैं क्या भाई? ये देखो ये लोग हेडफोन लगा के सो रहे हैं ना? नो सर। नहीं सो रहे हैं, वेरी गुड। आया समझ में भाई? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक यस ठीक सर। ठीक बेटा। अब हो रहा है 12:50 भाई, है ना? ठीक, ये डायग्राम आज डिस्कस नहीं हो पाएगा, इस डायग्राम को हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब थर्सडे की क्लास में। ठीक, तो देख के रखिएगा। ओके सर। ठीक बेटा, आप क्लास के कमेंट में क्लास कमेंट भी डाल सकते हो भाई कि सर गंदा पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप लोग उसमें, या अच्छा भी लिख सकते हो ना। ठीक है, ये काम जरूर करना भाई, ठीक है? और कोई नया? नहीं है। हाँ, क्या बोले? अच्छा ही लिखेंगे सर मगर। अरे बहुत मेहरबानी बेटा, बहुत बहुत थैंक यू, अगर अच्छा लिखे तो ठीक। लेकिन मैं बता रहा हूँ उस कमेंट में कहने का मतलब ये है, जस्ट आई एम जोकिंग, कि यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, ये टॉपिक मेरे को सही लगा, या इस पे ये चीज़ होना चाहिए था। ठीक बेटा, ठीक है, अब क्लासेस हम ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लासेस। थर्सडे को मिलेंगे, एक एक करके आप थैंक यू ना मेरे को। सर। ओके बेटा, तब तक लीव हो सकते हैं ना पेपर के? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके ओके, श्रद्धा सिंह है ना, थैंक यू। ठीक, स्वाति अभी आई ना? तो 25 लोग रहेंगे मोटा मोटा। अरे क्या भैया, क्लास हो रहा तब आ रहे हो यार?